हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज वर्णिका त्यागी एंड आज का टॉपिक हमारा होगा रिवोल्ट ऑफ 1857। इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिटेल में। क्या रीजंस थे, क्या कॉजेज थे, फेलियर ऑफ कॉजेज क्या थे, कंक्लूजन क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ एंड आफ्टर द रिवोल्ट इसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो इस वाले रिवोल्ट में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा सैनिक, ये स्टार्ट कहाँ से हुई, एक चिंगारी से हुई। एक ऐसा सैनिक जिसने सिर्फ एक गोली नहीं चलाई थी बल्कि बहुत से ब्रिटिशर्स की नींव हिला दी थी। एक ऐसा राइफल, एक ऐसी इनफील्ड राइफल जो सिर्फ और सिर्फ चली नहीं थी, बहुत भारतीयों के दिल में इसने एक चिंगारी पैदा कर दी थी। या फिर बोलें कि एक ऐसा रिवोल्ट के बारे में हम बात करेंगे जिसने बहुत से ब्रिटिशर्स के मन को ये फील करा दिया गया था कि अब हमेशा ही आप गुलामी नहीं कराएंगे भारतीयों से। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का मुख्य कारण क्या सिर्फ और सिर्फ इनफील्ड राइफल थी? नहीं, ऐसा नहीं था। सिर्फ इनफील्ड राइफल जो मेन रीजन था नहीं था। उसके पीछे बहुत सालों का गुस्सा लोगों के मन में भरा हुआ था। सबके अलग अलग रीजंस थे। आज हम इस टॉपिक में सारे रीजंस के बारे में पढ़ेंगे एंड कौन कौन से लीडर्स किस किस सेंटर पर कंट्रोल कर रहे थे, इस बारे में हम इस रिवोल्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 कब से स्टार्ट हुआ। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 की एक चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी मंगल पांडे ने स्टार्ट कर दी थी। मंगल पांडे ने दो ब्रिटिशर्स, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, आपको थोड़ा और ज्यादा ध्यान से समझ में आएगा। वेट फॉर 1 मिनट। रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें हम बात करेंगे कि मंगल पांडे ने सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करी। आपको कैमरा यूज करके एक चिंगारी जो थी वो मंगल पांडे ने की। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में दो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को किल किया, ह्यूशन एंड बग। ठीक है, अब इसी दौरान क्या चल रहा था, इन्होंने इनफील्ड, कारण क्या था, रीजन क्या था, इन्होंने इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। इनफील्ड राइफल जो थी वो र्यूमर फैला, एक तरीके से र्यूमर फैल गया कि वो ग्रीस्ड हुई हैं काउ एंड पिग के फैट से, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपना भ्रष्ट जो था, धर्म जो था वो भ्रष्ट होने का डर हुआ। जैसे कि आपको पता है कि काउ जो है वो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है एंड मुस्लिम्स जो थे वो पिग को बहुत अपवित्र मानते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दोनों को ही अपने धर्म को लेकर इनसिक्योर फील हुआ और इन्होंने क्या काम करा, इसके खिलाफ विरोध किया। क्योंकि ये जो इनफील्ड राइफल थी उसे चलाने से पहले उसे कट डाउन करना पड़ता था, अपने टीथ से, मतलब माउथ से कट डाउन करना पड़ता था, उसके बाद वो यूज की जाती थी। अब एक बात करते हैं कि मंगल पांडे ने दो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को किल किया इसी बीच में, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया था ब्रिटिशर्स के। अब इंडियन सोल्जर्स जो थे वो बहुत सारे जॉब करते थे ब्रिटिशर्स की आर्मी में एंड इन्होंने इससे रिफ्यूज कर दिया था मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए। पहली चीज ऐसी थी जो इन्होंने यूनिटी दिखाई, थोड़ी बहुत यूनिटी दिखाई है, मंगल पांडे को अरेस्ट ना करने के लिए रिफ्यूज कर दिया गया। बट उन्हें जो था वो कैप्चर करा गया था 8 अप्रैल को। उन्हें कैप्चर करने के बाद में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में 29 मार्च 1857 के टाइम ये बात हुई थी एंड 8 अप्रैल को उन्हें पकड़ के फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ये रिवोल्ट ऑफ 1857 आगे, मतलब कि उनके उस टाइम बाद ही रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे एंड ये स्टार्ट हुआ था आपका 10 मई 1857 में। इसमें स्लोगन आया दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली में क्या था, दिल्ली में लास्ट मुगल एम्परर को बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें
एज अ लीडर यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। इस रिवोल्ट के लीडर को घोषित कर दिया गया था बहादुर शाह जफर को, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, इन्हें शहंशाही ए हिंदुस्तान का टाइटल दे दिया गया था। ठीक है, शहंशाही हिंदुस्तान का टाइटल दे दिया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि इस रिवोल्ट का स्लो सिंबल क्या था? रोटी एंड लोटस। मतलब कि अगर किसी आदमी के पास में रोटी और लोटस एक साथ देखा करते थे तो इसका मतलब वो पार्टिसिपेंट है इस रिवोल्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कारण क्या क्या थे, मेजर कॉजेस क्या थे रिवोल्ट ऑफ 1857 का। देखो यही वाले जो मेजर कॉजेस थे यही थे, पर हम इन्हें थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में। सबसे पहला कारण था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? अगर किसी राजा के कोई सन नहीं है, कोई बेटा नहीं है, तो उसकी सारी संपत्ति ब्रिटिश एनेक्स्ड कर लिया करती थी, मतलब कि अपने कब्जे में ले लिया करती थी। और ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में। झांसी और अवध भी आप एनेक्स्ड कर लिए गए थे, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने भी पार्टिसिपेट इस वाले रिवोल्ट में करा था, मतलब उन्होंने इन्वॉल्व हुई थी इस वाले में। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है आपका इंट्रोड्यूस, मतलब ये मेन रीजन था, मेन कॉज एक था। दूसरा कॉजेस क्या थे कि इकोनॉमिकल कॉजेस, ये इकोनॉमिकल कॉजेस में आ जाता है। इंडियन सोल्जर्स जो थे हमारे, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी में थे, उन्हें सैलरीज बहुत कम दी गई थी। ठीक है, प्रमोशन नहीं दिया जाता था, बड़ी कोई पोस्ट नहीं दी जाती थी। ठीक है, पोस्ट भी नहीं दी जाती थी। भेदभाव पूरी तरीके से इनके साथ हो रहा था। हैवी टैक्सेस लगाए गए ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर। उसके बाद में तीसरा आपका मिलिट्री कॉजेज आ जाती हैं। इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि था कि ये ग्रीस्ड थी विद एनिमल फैट, जिसकी वजह से धर्म के ऊपर बात आई। रिलीजियस एंड सोशल इंटरफेरेंस करी, मतलब कि धर्म को परिवर्तन करने के लिए भी इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बहुत सी पॉलिसीज चलाई एंड फोर्स भी किया गया। देन उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पे, सेंटर्स एंड लीडर्स। कौन कौन से सेंटर्स थे और उन पर कौन कौन से लीडर्स थे। दिल्ली में अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जफर एंड बख्त खान ने लीड किया। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान ने लीड किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र यही ऐसी इंडियन लेडी थी जिन्होंने, जैसे वो बोल देते हैं, नाको चने चबाना। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई एंड एक कानपुर भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेंटर था। बरेली में खां बहादुर खान, अवध में वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ये सारे सेंटर्स और ये लीडर्स थे। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज एंड फेलियर एंड इसका कंक्लूजन क्या था। सबसे पहले हम कॉजेज के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत सारे रूलर्स जो थे, जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद एंड रूलर्स ऑफ पटियाला, ये सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। एक हमारा सबसे पुरानी चीज जो कि हमारा इतने लेट आया, जो थी इंडिपेंडेंस जो थे हमें मिली, लैक ऑफ यूनिटी, एकता की बहुत ज्यादा कमी थी इंडियन रूलर्स और सोल्जर्स या फिर लोगों में, वर्कर्स हों, वुमेन्स हों, जो भी था, उनमें यूनिटी की कमी बहुत ज्यादा थी। बहुत से पार्ट इंडिया के ऐसे थे जिसमें ये रिवोल्ट स्प्रेड ही नहीं हुआ। जस्ट लाइक एग्जांपल है आपका पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया। ब्रिटिशर्स एंड बेटर वेपन्स, ब्रिटिशर्स के पास हैड बेटर वेपन्स, वेपन्स बहुत अच्छे थे, हमारे पास नहीं थे। ऑर्गेनाइज्ड थी उनकी आर्मी, या फिर पूरी की पूरी जो रिवोल्ट से सप्रेस्ड करने की थी वो एक ऑर्गेनाइज्ड थी।
रेलवे ट्रैक्स थे, कम्युनिकेशन सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से हमारा जो ये रिवोल्ट था वो सप्रेस्ड हो गया। ये सप्रेस्ड हुआ 1858 में। एंड इसमें क्या हुआ, मेजर टूवर्ड, पर ये एक स्टेप बोल सकते हैं आपकी इंडियन इंडिपेंडेंस का, ये एक बहुत मुख्य स्टेप था जो टूवर्ड्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि ये सप्रेस्ड हो गया, पर इसके बाद कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा, कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा ब्रिटिशर्स के ऊपर। हाँ बिल्कुल, ब्रिटिशर्स के ऊपर इफेक्ट ये पड़ा कि ईएनसी का रूल एंड हो गया। ईएनसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल डायरेक्टली खत्म हो गया 1858 में इस रिवोल्ट के बाद में। और कंट्रोल किस पे आ गया, डायरेक्ट कंट्रोल आ गया ब्रिटिश क्राउन पे। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन पे। तो ये था रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड इसे एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का। 10 मई 1857 में ये मेरठ से स्टार्ट हुआ, स्लोगन हुआ दिल्ली चलो। एंड इसमें क्या होता है कि दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर, जो कि लीडर डिक्लेयर किए गए इस रिवोल्ट के। एंड इसके बाद में छोटी सी चिंगारी तो मंगल पांडे ने डाल दी थी इस वाले रिवोल्ट में। उसके बाद कॉजेज के बारे में, रीजन के बारे में बात करते हैं तो इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी गई थी, जो कि ग्रीस्ड थी काउ एंड पिग के फैट से। एंड दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कोई भी अगर राजा के बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है, उनकी सारी संपत्ति ऑटोमेटिकली ही ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। थर्ड मेन रीजन था इसका लो सैलरी, हैवी टैक्सेस और रिलीजियस जो इनसिक्योरिटीज थी, इन सब का एक साथ गुस्सा जो था वो लोगों में भड़क गया एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रिएट हुआ। देन उसके बाद कॉजेज ऑफ फेलियर हम पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ फेलियर ये था कि यूनिटी की कमी थी, बहुत सारे जो थे रूलर्स जो थे हमारे यहाँ के वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, वेपन्स नहीं था, एकमात्र कोई लीडर नहीं था कि कोई एक अकेला रूल करे, ऑर्गेनाइज कर पाए, और ये ब्रिटिशर्स ने इसे सप्रेस्ड कर दिया 1858 में। बस फर्क जो ये पड़ा था रिवोल्ट का वो ये पड़ा कि ईएनसी का रूल जो था वो डायरेक्टली एंड हो गया 1858 में एंड डायरेक्टली कंट्रोल आ गया था ब्रिटिशर्स क्राउन पे। तो आज का टॉपिक 1857 खत्म होता है यहीं पे, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।